गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेड कलर ऑफ द सन। तो ये जो टॉपिक है वो हमें आज की जो वीडियो है इसमें डिस्कस करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप का ग्लास या किसी भी रिफ्लेक्टिव मीडियम से बना हुआ मटेरियल होता है। वो करता क्या है एक्चुअली? वो क्या करता है कि जो वाइट लाइट होती है उसको 7 अलग अलग कलर में जो है वो बांट देता है, और ये जो 7 कलर्स से मिलके जो स्ट्रक्चर बनती है अलग अलग कलर की, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इस तरीके का होता है प्रिज्म। इसमें एक ट्रायंगुलर शेप का रिफ्लेक्टिव मटेरियल है और ये 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी। ये जो मैंने ऊपर एंगल जो बनाया है ए, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। तो ये जो शेप बनी है ये ट्रायंगल वाली, इस शेप को अलग से हम ड्रॉ करेंगे प्रिज्म को शो करने के लिए किस तरीके से प्रिज्म में जो है उसमें रिफ्लेक्शन को शो करते हैं, होता है रिफ्लेक्शन। तो जैसे ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है और यहाँ से ये इमर्ज आउट हो रही है, तो किस तरीके से ये लाइट किस एंगल पे इंसिडेंस होती है, कैसे इमर्ज होगी यहाँ से दूसरी फेस से, कितना डेविएशन होगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो हम ये एक प्रिज्म का हमने ये वाला फेस जो है वो ड्रॉ किया है ए बी सी। ये प्रिज्म एंगल हो गया ए। ये जो म्यू है ये इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उस मटेरियल का जिस मटेरियल से ये बना हुआ है। ओके, तो ये एक रे इस पे ए बी फेस के ऊपर इंसिडेंस होती है और ए सी फेस से ये क्या होती है, इमर्ज आउट हो जाती है। तो ये इजीली हम लोग देख रहे हैं। अभी हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं N1 और N2। ये एंगल आई है और ये एंगल इमरजेंस एंगल है, यहाँ से ये पास आउट हो रही है। सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं, पर्टिकुलर इस पॉइंट की। इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये एंगल, ये जो है रे इंसिडेंस हो रही है, तो नॉर्मल के साथ ये एंगल बनता है, ये आई इंसिडेंस एंगल है। ये जो एंगल है ये वाला एंगल ये रिफ्रैक्टिव एंगल है, इसको मैंने R1 लिखा है। उसी तरीके से जब मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो इस पॉइंट के लिए ये वाली जो रे है ये वाली इंसिडेंस रे है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंस एंगल होगा। और जैसे ये यहाँ से पास आउट हो रही है तो ये रिफ्रैक्टिव एंगल होगा। इसको थोड़ा सा और अपने, ये R2 इसका इंसिडेंस एंगल हो गया और ये E जो है इसको इमरजेंस एंगल या रिफ्रैक्टिव एंगल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल N1 और N2 जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को मैंने O बोला है। मैं इस लाइन को आगे की ओर डॉट डॉट से बढ़ाते हुए बढ़ाता हूँ। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये लाइन अपने पाथ पे डायरेक्ट इस तरीके से जाना चाहती थी, ये इसका इनिशियल पाथ था। फाइनली जो रे हमें मिली है वो ये मिली है। तो इसके इनिशियल पाथ से जितना ये दूर हटी है उसको बोलते हैं हम डेविएशन। डेल्टा से इसको शो करते हैं। तो इसमें इतना डेविएशन हुआ है डेल, ये डेल्टा है, ये इसमें डेविएशन है। ये हमारा टारगेट है इसको कैलकुलेट करना कि कितना डेविएशन होता है। मैंने इस पे पॉइंट ड्रॉ की है पी क्यू डी। पी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्यू पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और डी वो पॉइंट है जहाँ इसका इनिशियल पाथ और फाइनली पाथ जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ क्यू की। ए पी ओ क्यू इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं इजीली देख रहा हूँ कि ये जो एंगल है, जो यहाँ एंगल यहाँ एंगल बनने वाला है ए पी ओ और ए क्यू ओ, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं तो एंगल ए और एंगल ओ, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, क्योंकि ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 360 होता है सभी एंगल का सम। तो एंगल ओ एंड एंगल ए एंड एंगल ओ, इनका जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने लिखा ए प्लस ओ इक्वल टू 180 डिग्री। आगे फिर बढ़ता हूँ मैं, ट्राइंगल ओ पी क्यू की बात कर रहा हूँ। ट्राइंगल ओ पी क्यू, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ओ पी क्यू की। इस ट्राइंगल में ईजिली हम
देख सकते हैं कि R1 R2 एंड एंगल O ट्राइंगल है, तीनों जो एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। ये 180 डिग्री मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, इक्वेशन 2 इसको दिया। फिर मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल डी पी क्यू की, ट्राइंगल डी पी एंड क्यू, ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या कौन सी प्रॉपर्टी हमें लगानी है, इसमें प्रॉपर्टी हमें लगानी है कि ये डेल जो है, ये डेल्टा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल इन इंटीरियर एंगल्स के कौन कौन से डी पी क्यू और डी क्यू पी इन इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, डी पी क्यू एंगल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये एंगल क्या है, आई एंगल है। तो ये वाला एंगल है, ये भी कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए। ये मुझे एक एंगल दे रखा है R1, तो रिमेनिंग जो रहेगा वो कितना रहेगा, I माइनस R1। इसी तरीके से ये जो रिमेनिंग एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, R2, E माइनस R2। ये एंगल E है, देन ये भी E होगा, तो ये बच गया कितना, E माइनस R2। इसको थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा सा और अपने एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसको देखिए, मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये वाला एंगल जो है ये आई एंगल है, सॉरी, ये मान लीजिए ट्राइंगल है। ये एंगल मान लीजिए आपका ए है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ए है। इसको दो पार्ट कर देते हैं, वो इसलिए यहाँ कर रखा है इसने। देखिए फिर से देखिए एक बार, ये एंगल आई है, तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये भी आई बनेगा। कि नीचे एंगल R1 दे रखा है, तो जो रिमेनिंग एंगल होगा यहाँ पे वो कितना होगा, I माइनस R1। इसी तरीके से यहाँ क्या होगा, E माइनस R2। तो ट्राइंगल कौन से की बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल डी पी क्यू की बात कर रहा हूँ। इसमें ये एक्सटीरियर एंगल डेल्टा इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो डेल इक्वल टू I माइनस R1 और दिस एंड E माइनस R2 और दिस एंगल। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, डेल इक्वल टू I प्लस ई। आई है इंसिडेंस एंगल, ई है इमरजेंस एंगल, माइनस R1 प्लस R2। ओके, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है ए इक्वल टू R1 प्लस R2। इसी तरीके से मैं इक्वेशन थर्ड की बात करता हूँ। इक्वेशन थर्ड में R1 प्लस R2 की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ ये वाली। तो डेल की वैल्यू आ गई मेरे पास, डेल्टा की वैल्यू आ गई I प्लस ए माइनस ए। आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, तो जब इसको रीअरेंज करते हैं तो हमें मिलता है I प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ए इज़ वट, प्रिज्म एंगल, डेल्टा इज़ वट, एंगल ऑफ डेविएशन, आई इंसिडेंस एंगल, ई इमरजेंस एंगल। तो इंसिडेंस एंगल और इमरजेंस एंगल का जो सम होता है वो प्रिज्म एंगल और डेविएशन एंगल के सम के इक्वल होता है। ये मैंने लिखा है, सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। आगे बढ़ते हैं हम, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस एंगल के साथ एंगल ऑफ डेविएशन किस तरीके से वेरी करता है। तो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ इंसिडेंस एंगल आई और डेविएशन एंगल डेल के बीच में। तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे जैसे मैं आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करता जाता हूँ डेल की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। मैं आई की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, डेल की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो रही है। बट एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आने के बाद में आई की वैल्यू जैसे इंक्रीज़ करेंगे डेल की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू आई इक्वल टू ई पर जो हमें मिलती है उस वैल्यू को बोलते हैं डेल एम। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जब आई इक्वल टू ई होता है तो हमें मिनिमम डेविएशन एंगल यहाँ पर मिलता है। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इंसिडेंस एंगल और डेल्टा के बीच में, एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाते हैं डेल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। पर एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आने के बाद में ये वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर डेल्टा की जो वैल्यू है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो वही बात हम यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेज एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन बिकम्स मिनिमम एंड इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन।
ये होता कब है? ये उस सिचुएशन में होता है जब इंसिडेंस एंगल और इमरजेंस एंगल इक्वल होते हैं। जब इंसिडेंस एंगल और इमरजेंस एंगल इक्वल होते हैं इट मीन्स R1 और R2 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इसको मैं लिख लेता हूँ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। आगे की ओर बढ़ते हैं। मिनिमम डेविएशन पे जब हम बात करते हैं तो इस डेविएशन के बाद, इस मिनिमम डेविएशन के बाद में ये जो वैल्यू है डेविएशन की वो क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। आफ्टर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेज विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करने पर डेविएशन एंगल जो है वो इंक्रीज होता जाता है। अब प्रिज्म का जो हमने मटेरियल लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? ये जो हमने पीछे इक्वेशंस लिखी हैं इन इक्वेशंस की हेल्प से हम इसको करेंगे। हमने लिखा था A इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, हमने लिया है कि जब ये सिचुएशन आएगी मिनिमम डेविएशन वाली, उस सिचुएशन में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो A हमारे पास था क्या? R1 प्लस R2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A इक्वल टू 2R। ओके, या इसको लिखा जा सकता है R इक्वल टू A/2। और हमारे पास एक इक्वेशन पहले ये भी आई थी, इंसिडेंस एंगल प्लस इमरजेंस एंगल इक्वल टू प्रिज्म एंगल प्लस डेविएशन एंगल, I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल। तो ये जो सिचुएशन हम कंसिडर कर रहे हैं ये वाली कंसिडर कर रहे हैं जब I इक्वल टू E है, यानी मिनिमम डेविएशन एंगल वाली कंसिडर कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में I इक्वल टू E है, देन आई कैन राइट हेयर 2I इक्वल टू A प्लस डेल, और मिनिमम डेविएशन है तो डेल की जगह हम लिखेंगे डेल M, डेल्टा M। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इंसिडेंस एंगल जो आया है वो आया है A प्लस डेल्टा M/2। ये इंसिडेंस एंगल की वैल्यू आई है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्नेल का लॉ। स्नेल का लॉ हमें क्या कहता है? म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R है तो इसको लिख सकते हैं साइन I अपॉन साइन R। अब ये वैल्यू जो है उठा के हमने यहाँ पे लिखनी है। I की जगह हमारे पास क्या आया? म्यू साइन I की जगह A प्लस डेल्टा M/2 यहाँ से, और R की जगह A/2 यहाँ से। तो ये वैल्यू लिखी तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल M/2 साइन A/2। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, तो इसको थोड़ा ढंग से आपने इसको देखना है, कंसिडर करना है। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं कि ये जो एंगल है, इंसिडेंस एंगल है, ये स्मॉल हो, उस इक्वेशन में क्या होता है? देखिए, हमें पता है म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1 होता है, और म्यू इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R2। दोनों सिचुएशन के लिए जब AB पर इंसिडेंस हो रहा था और AC से इमर्ज आउट हो रहा था, उन दोनों सिचुएशन के लिए हमने म्यू को डिफाइन किया है। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि जब I बहुत स्मॉल हो, इफ़ I इज़ एज्यूम्ड टू बी स्मॉल देन R1, R2 एंड E विल आल्सो बी वेरी स्मॉल। सो रिप्लेसिंग साइंस ऑफ द एंगल्स बाय एंगल्स देमसेल्व्स वी गेट। जब स्मॉल होता है कोई भी एंगल तो साइन जो है उसका उस एंगल के इक्वल हो जाता है। तो साइन I जो है वाई के इक्वल हो जाएगा और साइन R जो है वो R के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ से म्यू इक्वल टू I अपॉन R1। उसी तरीके से म्यू इक्वल इसकी जगह रखेंगे E अपॉन R2। तो इनको रीअरेंज करके लिखते हैं तो I की जगह आता है म्यू R1 और E की जगह आएगा म्यू R2। तो I प्लस E इक्वल टू क्या था हमारे पास? इनको दोनों को सम करते हैं। I की जगह क्या आएगा? म्यू R1, या म्यू R1 प्लस E की जगह आएगा म्यू R2। तो ये म्यू R2 और R1 प्लस R2 A के इक्वल था, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई I प्लस E इक्वल टू म्यू A। बट हम पीछे इक्वेशन फाइंड आउट करके आए हैं कि I प्लस E जो है वो A प्लस डेल के इक्वल होता है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है A प्लस डेल इक्वल टू म्यू A। यहाँ से A प्लस डेल इक्वल टू म्यू A, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं रीअरेंज करके, डेल इक्वल टू A म्यू -1। ये उस सिचुएशन में है जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I वो वेरी स्मॉल है। जब वो स्मॉल है तो इसका मतलब R1, R2 और E भी क्या होंगे? स्मॉल होंगे। जब ये स्मॉल होंगे तो इनको हम क्या कर सकते हैं? इनके साइन को एंगल के इक्वल लिख सकते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो आ गया प्रिज्म एंगल इंटू म्यू -1। आगे की ओर बढ़ते हैं। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, इसका क्या मतलब है? डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है? जब प्रिज्म पर वाइट लाइट इंसिडेंस होती है और जो इमर्ज आउट लाइट होती है तो उसको जब स्क्रीन पे लेते हैं तो हमें 7 अलग अलग कलर में वो स्प्लिट हो जाती है। इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ए रे ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूट कलर्स। ये कलर्स इसी फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें वो
स्प्लिट होती है, इज कॉल्ड डिस्पर्जन, एंड द बैंड ऑफ कलर्स फ्रॉम वायलेट टू रेड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। विबज्योर, ये जो कलर लिखा हुआ है उसी में है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसी फॉर्म में ये क्या होती है, डिस्पर्स होती है शॉर्ट वेवलेंथ से लॉन्ग वेवलेंथ के लिए जो है उस तरीके से डिस्पर्स हो जाती है। अब ये होती क्यों है, इसका क्या रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है, अलग अलग लैम्डा के लिए म्यू जो है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है लैम्डा के। तो ये वाइट लाइट हमने ली और ये इस तरीके से विबज्योर के फॉर्म में ये जो है वो इसमें अलग अलग पार्ट में स्प्लिट होगी, इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, और ये जो यहाँ पे मिलता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो डेल आर है ये एंगल ऑफ डेविएशन है, तो हम ये इजीली देख पा रहे हैं कि जो रेड लाइट है उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कम है और वॉयलेट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। ये क्यों हो रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हो रहा है। अभी हम देखते हैं इसको किस तरीके से हो रहा है। काज ऑफ डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं, म्यू वॉयलेट इक्वल टू साइन अपॉन साइन आर वी। ये हमने बात की है, वॉयलेट के लिए म्यू को डिफाइन किया हमने, उसी तरीके से हम रेड के लिए म्यू को डिफाइन करते हैं, तो ये हम देख पा रहे हैं। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये म्यू की डेफिनेशन लिखी है हमने वॉयलेट के लिए, ये हमने रेड के लिए लिखी है। इसमें हो क्या रहा है, देखिए उसमें ये जो आर रेड के लिए आर की वैल्यू है, रेड के लिए आर की वैल्यू और वॉयलेट के लिए आर की वैल्यू, तो वॉयलेट के लिए आर की जो वैल्यू है वो क्या होती है, कम होती है। ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से वॉयलेट जो है वो मिनिमम एंगल बना रहा है, और रेड जो है अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये रेड का जो एंगल है वो ज़्यादा है, यानी आर जो है वो आर वी से ज़्यादा है। इट मीन्स साइन आर की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और साइन वी आर वी की वैल्यू क्या है, कम है। तो इसका मतलब म्यू वी जो है म्यू आर से ग्रेटर देन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस की वजह से डिस्पर्जन जो फिनोमेना है वो अकर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कलर्स आर रिफ्रैक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स एंड हेंस गेट सेपरेटेड, अलग अलग एंगल पे होंगे और उसी तरीके से वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। डिस्पर्जन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कॉशी इक्वेशन। कॉशी एक साइंटिस्ट था, उसने इक्वेशन दी थी, वो इक्वेशन क्या थी कि म्यू जो है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है, इस तरीके से म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा फोर, ये कॉशी की इक्वेशन थी। यहाँ जो ए बी और सी है ये कॉन्स्टेंट है जो मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। तो इस इक्वेशन से हमें पता है कि जो रेड की लैम्डा होती है वो वॉयलेट से ज़्यादा होती है, इस वजह से वॉयलेट की म्यू है वो क्या हो जाएगी, रेड से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि म्यू जो है वो क्या होती है, लैम्डा के रेसिप्रोकल होती है। अच्छा, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमने भी ये स्मॉल एंगल के लिए डेविएशन फाइंड आउट किया था, डेल इक्वल टू एम यू माइनस वन। अब जिसके लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका डेविएशन ज़्यादा होगा। अब म्यू वी की वैल्यू, अब म्यू वी की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका डेविएशन ज़्यादा होगा रेड की बजाय। सो द कलर्स गेट सेपरेटेड विद डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन। वॉयलेट इज मोस्ट डेविएटेड एंड रेड इज लिस्ट डेविएटेड। वॉयलेट का ज़्यादा होगा और रेड का जो है वो कम डेविएशन होगा, जिसकी लैम्डा वो ज़्यादा है। आगे की ओर बढ़ते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन की बात करते हैं। एंगुलर डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है, एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब होता है कि मान लीजिए दो अलग अलग कलर की लाइट है, वो जो अलग अलग कलर की लाइट है वो उनका अपना क्या हो रहा है कि डेविएशन हो रहा है, तो इन दोनों के डेविएशन में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। द डिफरेंस इन द डेविएशन सफर्ड बाय टू कलर्स इन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म गिव्स द एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ दोज कलर्स। उन कलर के लिए एंगुलर डिस्पर्जन को डिफाइन करते हैं अपने। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द एंगल बिटवीन द इमर्जेंस रे एनी टू कलर्स इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन बिटवीन दोज कलर्स। इमर्जेंस रेज के बीच जो एंगल है उनका जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन, वो भी एंगुलर डिस्पर्जन है। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद वेवलेंथ। वेवलेंथ के साथ जो चेंज होता है एंगल ऑफ डेविएशन, उसको भी हम एंगुलर डिस्पर्जन से डिफाइन करते हैं। अच्छा, तो इसको हमने लिखा डेल वी माइनस डेल आर, तो ये एंगुलर डिस्पर्जन हो गया। डेल वी वी फॉर वायलेट, डेल आर आर फॉर रेड, इन दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल वी माइनस डेल आर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये यहाँ से वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, यहाँ से इस फॉर्मूले से ये यहाँ पे जब इनको इसको उठा के
इसको उठा के इसमें पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई एंगुलर डिस्पर्जन की। आगे की बात और बढ़ते हैं, डिस्पर्सिव पावर की बात करते हैं। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, देखिए द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म फॉर एनी टू कलर्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्जन फॉर दोज टू कलर्स टू द मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। अब क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है कि कोई भी दो कलर है, कोई हमने प्रिज्म लिया, उसके लिए क्या करते हैं हम, रेशो फाइंड आउट करते हैं एंगुलर डिस्पर्जन का और मीन डेविएशन का। एंगुलर डिस्पर्जन हमने लिया था, कोई भी दो कलर थे उनके बीच में डेल्टा का जो डिफरेंस था, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। ये जो एंगुलर डिस्पर्जन है इसका मीन डेविएशन के साथ इसके जो मीन डेविएशन के साथ जो रेशो होता है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इट में आल्सो बी डिफाइंड एज डिस्पर्जन पर यूनिट डेविएशन। डिस्पर्जन पावर ओमेगा से लिखा, ओमेगा इक्वल टू फाई अपॉन डेल्टा। फाई हमारा एंगुलर डिस्पर्जन है, डेल्टा हमारा मीन डेविएशन है। तो यूनिट डेविएशन के अंदर कितना एंगुलर डिस्पर्जन होता है उसको भी हम डिस्पर्सिव पावर से डिफाइन करते हैं। वैल्यूज़ हम यहाँ पे रखेंगे। मीन डेविएशन का क्या मतलब है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2। तो मिनिमम जो है वो होता है डेविएशन रेड का, मैक्सिमम डेविएशन होता है वायलेट का, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मीन डेविएशन। देन वी कैन राइट हेयर ओमेगा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। म्यू वाई दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो लाइट, ये वायलेट और रेड के बिल्कुल मिड में से पड़ती है इसकी वेवलेंथ। सो इसको हम इस तरीके से मीन डेविएशन जो है वो येलो लाइट के लिए डिफाइन करते हैं। तो ओमेगा की जो वैल्यू हमारे पास है ये वो आई है म्यू वी माइनस म्यू आर ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। इसको ए से ए को कट कर दीजिए, ये वैल्यू आ गई ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो ये डिस्पर्सिव पावर हमारी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए हमें आसमान का स्काई का जो कलर है वो ब्लू दिखाई देता है, और जब सनसेट या सनराइज होता है तो हमें जो स्काई है वो रेडिश अपीयरेंस होती है, उसकी रेडिश दिखाई देता है, हल्का लाल पीला सा कलर उसका दिखाई देता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये स्कैटरिंग ही है। स्कैटरिंग मतलब क्या होगा, डिस्पर्जन किसका ज़्यादा होगा। डिस्पर्सिव पावर हम देख रहे हैं, तो देखिए क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स हैं, तो सनलाइट जैसी आती है वो मॉलिक्यूल से टकराती है, मॉलिक्यूल से टकराती है। तो हमें ये पता है कि सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है किसका, वायलेट का, और से सबसे कम डेविएशन होता है रेड का। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उसका डेविएशन कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। तो स्कैटरिंग जो होती है वो भी क्या होती है कि शॉर्ट वेवलेंथ वाले की ज़्यादा होती है, जिनकी एक रेले ने एक फार्मूला दिया था कि स्कैटरिंग पावर जो होती है या स्कैटरिंग होती है वो जो है वो लैम्डा की 4th पावर के रेसिप्रोकल होती है। तो जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू कम होगी उसके लिए स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। तो हम बात करते हैं वायलेट की, वायलेट के लिए लैम्डा कम होता है तो स्कैटरिंग वायलेट की ज़्यादा होती है, और रेड के लिए लैम्डा जो होता है वो ज़्यादा होता है तो उसकी स्कैटरिंग कम होती है। तो जब हम बात करते हैं स्काई के ब्लू कलर की, तो मॉलिक्यूल्स है उनके साथ क्या होता है कि जैसे ही सनलाइट उनसे स्कैटर्ड होती है तो सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर की स्कैटरिंग होती है। तो जो स्काई है उसमें वॉयलेट की स्कैटरिंग होने की वजह से वो हमें क्या होता है कि ब्लू कलर का थोड़ा सा हमें दिखाई देता है। ओके, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड अदर पार्टिकल्स दैट आर स्मॉल देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो शॉर्टर की जो है वो ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। ये रेले ने हमें बताया था, रेले इफेक्ट बोलते हैं इसको। लाइट from the sun near the horizon passes through a greater distance in the earth's atmosphere than does the light received when the sun is overhead. The correspondingly greater scattering of short wavelength accounts for the reddish appearance of the sun at rising and at setting। जब सनसेट और सन राइज होता है तो जब ओरिजिन पे सन होता है, जब भी सनसेट या सनराइज होगा तो सन हमें ओरिजिन पे दिखाई देगा। तो वो उसको जो क्या है कि जो भी उससे लाइट आएगी उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी तो वॉयलेट जो उसकी स्कैटरिंग हो जाएगी, वो फैल जाएगा चारों तरफ। जबकि रेडिश जो है, रेड कलर जो है वो क्या होता है उसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है, वो डायरेक्ट हम तक पहुँचता है। तो
सनसेट और सनराइज के समय वो क्या होता है, हमें हल्का लाल पीले कलर का थोड़ा सा दिखाई देता है। ओके, ये था स्कैटरिंग। When looking at the sky in the direction away from the sun, we received scattered sunlight in which short wavelength predominate, giving the sky its characteristic bluish color। ये क्या है, थोड़ा सा इसका मैं एक वीडियो और आपको सेंड करूँ, थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा ये। तो ये जो था, ये हमारे आज के 2-3 टॉपिक थे जो हमें डिस्कस करने थे प्रिज्म के बारे में। ये प्रिज्म का जो एंगल है, मिनिमम एंगुलर डेविएशन, ये आपके प्रैक्टिकल में भी इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग करेंगे और इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आपके आते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।